बताए थे कल और उससे पहले वाले क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में कि आप परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकें, उसी को ना, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकें वो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन वहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। हम बताए थे देखो कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होगा, एक होगा परिमेय और दूसरा क्या होगा अपरिमेय। और इसमें परिमेय होने के लिए हम उस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाना चाहिए और साथ ही साथ जहां पे q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम बोले थे कि 4 एक परिमेय संख्या है, कैसे, क्योंकि 4 को हम लोग 4 बटा 1 लिखेंगे ना, और 4 बटा 1 लिखने का मतलब क्या है कि 4 क्या होगा p और 1 क्या हो गया q, तो क्या q का मतलब q का मान 0 नहीं लगा है, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसी में से अगर हम 3 बटा 0 कोई संख्या को लिखें तो 3 बटा 0 को अपरिमेय बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, कि जिसका मान यहाँ बताए थे परिमेय होने के लिए q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ q का मान क्या है 0 है, तो ये परिमेय संख्या तो नहीं होगा। और जो सारी संख्याएं परिमेय ना होगा वो सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाना है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या, इसको हम लोग चिन्हित करना है। ठीक है, चलो तो नियम जब सबको पता है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एक का एक पूछ रहा है सबसे पहले कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं होना चाहिए, परिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय है। देखो तब पहला है, सब पहला क्वेश्चन कितना है, रूट अंडर 36 बटा 64, यही है ना, जब नहीं दिखाई देता तो वहां चले जाएगा, ठीक है, यहाँ दिक्कत होगा ऐसे पढ़ाने में। 36 बटा 64, देखो तो 36 का ये वर्गमूल में दिया हुआ है ना, तो वर्गमूल तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 और इसका वर्गमूल 8। हालांकि इसको ना भी काटो तभी दिखा सकते हैं p बटा q के रूप में, तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर काट सकते हैं तो काट लो। 3 गुना 6 और 4 गुना 8, ये कितना हो गया 3 बटा 4। अब बताओ इस 3 को हम लोग p लिख सकते हैं और 4 को q लिख सकते हैं, तो हम लोग जानते थे कि जिसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकें और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते थे। क्या बोलते थे, परिमेय संख्या, यही ना, क्योंकि ये तो परिमेय हो गया, हमसे पूछा था कौन अपरिमेय है ना, तो ये क्या ये अपरिमेय हुआ, नहीं हुआ। अब आ जाओ एक का b में, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन रूट अंडर 3, कितना है रूट अंडर 3। अब देखो तो रूट 3 है, इस रूट को देखना, तो हम पहले बोलते इसको p बटा q के रूप में लिख सके, p बटा q के रूप में लिख सके। अब एक बात कि रूट 3 है, इसको बोलेगा तुम लोग रूट 3 और बटा 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग अपरिमेय संख्या को या परिमेय संख्या जब ज्ञात करना हो तो उसमें हम लोग रूट के अंदर नहीं लेके चलेंगे, रूट से बाहर निकाल के देखेंगे, ठीक है, सीधी सीधी संख्या होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग रूट 3 का मान जिसको पता होगा, नहीं तो फिर निकालना सिखाएंगे फिर, ठीक है, ये पहले ही सीखना है। तो रूट 3 का मान 1.73205 ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, आगे तक बहुत दूर तक जाता है। और देखो बटे में 1 आ जाएगा, ठीक है, बटे में तो 1 लिख सकते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका मान जो है ये इसके बाद डॉट डॉट कहां तक जाएगा, ये कटता ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग पहले आसान दशमलव प्रसार कहते हैं, पहले 7-8 क्लास में पढ़ना है, ठीक है, तो ये आसान दशमलव प्रसार है। और हमेशा याद रखना जब आसान दशमलव प्रसार वाली कोई भी संख्या आएगी तो वह सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अगर उसका दशमलव प्रसार शांत है तो परिमेय, अगर अशांत है तो अपरिमेय। जैसे इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा क्योंकि भागा देंगे ना तो 0.75 करके और कुछ आएगा, आगे कट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसका मान कभी भी कटेगा नहीं, ये अशांत दशमलव प्रसार है, ये जाते रहेगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, ठीक है। इसलिए तो इसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, कितना जा सकता है कोई गारंटी नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे q का मान 0 हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला ही अशांत है ना, इसलिए ये जो संख्या हो जाएगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसका c आ जाओ, कहता है -9 बटा -9 बटा √49। देखो यार ये तो -9 हो गया ऊपर और 49 का वर्गमूल 7 हो गया, और हम बोले थे कि इसको p के रूप में और इसको q के रूप में लिखा जाना चाहिए। क्या हम बोले थे कि माइनस में रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं ना था, -9 हो या +9 से कोई मतलब नहीं है, बस p बटा q के रूप में लिखा जाना है, p बटा q के रूप में इसको p और इसको q। और यहाँ देखो q का मान क्या 0 है, नहीं है,
कि क्यू का मान 0 नहीं है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। आगे आ जाओ, इसका डी क्या कहता है क्वेश्चन, देखो रूट में बोलता है 9/81। ये 9 देखो काट भी सकते हो, नहीं तो बाहर भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 3 और बटा में कितना हो जाएगा 9। 3 दिया 9 यानी 1/3। देखो 1 को p और 3 को q, इसको p/q के रूप में लिख भी सकते हैं। और q का मान 0 क्या है? 0 नहीं है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अब अपने बुक में आंसर मिला सकते हो, ठीक है। देखो बोला है कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो सिर्फ ऑप्शन में दिया है बी, दिया है ना। तो हम लोग देखो ये परिमेय, ए वाला परिमेय, सी वाला परिमेय और डी वाला भी परिमेय, तो सिर्फ बी वाला क्या है? अपरिमेय। तो क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो पहले इसको क्वेश्चन नंबर 1 को उतारो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखना। देखना क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय दिए। समुच्चय का मतलब सेट, जैसे हम बोले सम संख्याओं का सेट लिखे, ठीक है। सम संख्याओं का सेट लिखना हो, सेट मतलब वो समुच्चय, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? सम संख्या का सेट है, ठीक है ना। उनका समुच्चय मतलब उनका ग्रुप है, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रुप के बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन कहता है नीचे कि नीचे कई समीकरण और समुच्चय दिए हुए हैं। कई समीकरण दिए हैं और कई सारे सेट्स दिए हुए हैं। प्रत्येक समीकरण का एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाना है ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। कौन कौन कैसे समीकरण है, किसका समुच्चय है, वो बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले एक तरफ दिया गया समीकरण और दूसरी तरफ हल जिस समुच्चय में है। देखो ध्यान से देखना, ए नहीं, इधर दिया गया है समीकरण, इधर क्या है? समीकरण, और इधर दिया है समुच्चय। किसका समुच्चय? इसका समुच्चय दिया गया। देखना सबसे पहले एक में दिया गया, देखना 3x - 9 = 2, ठीक है। दूसरा दिया गया है x² - 1 = 1, और तीसरा दिया गया है √2x = √8, और ये 4 में दिया गया x + 95 = 59, ये दिया गया है। अच्छा इधर में एक है, देखो ए में दिया गया कि यह जो समुच्चय है वो पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, ध्यान देना, ये प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। बी में दिया गया है कि पूर्णांकों का समुच्चय है, और सब हम बता चुके हैं, याद करो कि प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऑप्शन डी में दिया गया है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब सुनो, इसी में से हमको मिलान करना है कौन किसका समुच्चय है, कौन किसका समुच्चय नहीं है। देखो ऐसे तो मिला सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन में, बुक में आंसर देख के भी, है ना, लेकिन वैसा कोई फायदा नहीं है। हम लोग देखेंगे इसको बना करके, कौन प्रकृत संख्या का समुच्चय, कौन पूर्णांकों का, कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। और चूंकि चारों संख्याओं के बारे में बढ़िया पढ़े हैं कि नहीं, चारों के बारे में बढ़िया पढ़ लेते थे। देखो यहाँ हल करने के बाद ही हमको पता चलेगा कौन किसका समुच्चय है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्या हल करते हैं, देखो पहला है 3x - 9 = 2 है, ठीक है। इसको हल करो, देखो तो कितना आएगा, 3x = ये 9 उधर जाएगा तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 होगा। तो x और कितना होगा, 11/3। अब सुनो, पूर्णांक हम किसको कहते हैं, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। तो ये तो पूर्णांक, ये पूर्णांक हो सकता है कि नहीं, हो सकता है।
हो सकता है ना? नहीं हो सकता। अरे यार बोलते पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में आएगा ना जी। और संख्या रेखा पर दर्शाएंगे उसी को पूर्णांक बोलेंगे। पहले तो प्रकृत संख्या से चलते हैं। क्या यह प्रकृत संख्या होगा या नहीं? तो नहीं। प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं। क्या गिनती में 11/3 आता है? नहीं आता है। ये प्रकृत संख्या होगा? नहीं होगा। पूर्णांक किसको बोलते हैं? जिसको संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो 11/3 देखो, संख्या रेखा पर दर्शाना पूरा पूरी आना चाहिए, पूरा पूरी आना चाहिए। 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए। तो ये वैसे तो है नहीं, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है नहीं, ये पूर्णांक भी नहीं है। अब है परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय किसको बोलते हैं? इसको p/q के रूप में लिखा जा सके। देखो इसको p लिख देंगे और इसको q लिख देंगे, और यहाँ पे तो इसको p/q लिख दिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। तो ये जो पहले वाला है वो कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक का मिलान कहां से करेंगे? c से। एक का मिलान कहां करेंगे? c से, ठीक है। आ जाओ 2 में, देखो दूसरा कितना है? x² - 1 = 1। ये ना दिया हुआ है, इसको हल करो। देखो x² बराबर ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2, और x का मान निकालेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा? 2। इसका मान भी आता है 1.414 ऐसे करके आते रहता है, ठीक है। ये इसका मान भी आसान रहता है। इसका दशमलव प्रसार कैसा? आसान। और हम लोग बोले थे कि आसान दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय में होता है। तो देखो ये b वाला कहाँ मिलेगा? अपरिमेय में मिलेगा। अब आ जाओ तीसरा में। तीसरा देखो क्या है? √2x = √8। देखो √2x = √8। अब ध्यान से देखना, ये √2x है, ये √8 को हम लोग √2 गुना √4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो √8 हो जाएगा। इधर देखो छठी, इधर ऊपर नहीं देखो। देखो ये √2 से √2 खत्म हो गया, तो x बराबर 4 का वर्गमूल कितना? 2। देखो तो सुनो, ये तो पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है और प्रकृत संख्या भी है। अब कंफ्यूजन है कि हम कौन में मिलाएं, है ना। इसको कौन में मिलाएं? इसमें मिलाएं या फिर इसमें मिलाएं? तो इसके लिए हम अगला जो ऑप्शन है उसको भी हल कर लेते हैं, तब पता चल जाएगा ना। देखो कितना है? x + 95 = 59। ध्यान से देखो, तो यहाँ से x बराबर ये 59 और ये माइनस में 95 हो जाएगा इधर जाकर के। तो x बराबर ये घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा? 31 और 5 36, माइनस में आएगा 36। अब सुनो, क्या प्रकृत संख्या माइनस में होता है? नहीं होता। गिनती की संख्या गिनती में -36 आता है? नहीं। तो ये तो प्रकृत नहीं होगा। तो जब ये प्रकृत नहीं होगा तो पूर्णांक तो होगा ना। पूर्णांक संख्या रेखा पर दर्शाते हैं माइनस में भी, यानी कि ये वाला जो होगा ये कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो ये जो बच रहे कौन संख्या हो जाएगा? वो प्रकृत संख्या होता है कि नहीं होता है? यही हमको मिलाना है सब, ठीक है। बाकी देखो 3 में कहता है क्वेश्चन, ध्यान से निम्नलिखित के केवल उत्तर देना, ठीक है, बनाना नहीं है, सिर्फ उत्तर देना है ऐसे, क्योंकि इसमें कुछ बनाने वाला चीज ही नहीं है, ये देखने वाला चीज, समझने वाला चीज है। देखो जैसे 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है? 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती है? इसको याद करो, शुरू किए थे तभी कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकता है। जैसे एक अपरिमेय संख्या है √2 और एक अपरिमेय संख्या है √3, इसके बीच अनंत अपरिमेय संख्या कैसे होगा? तो चूंकि इसको जोड़ करके और 2 से भागा देंगे, कोई भी एक संख्या आएगा, फिर जो भी संख्या आएगा देखो जोड़ने के बाद क्या आएगा? √2 + √3 और बटा में यही ना आएगा, ये तो जुटेगा नहीं। दूसरी बात है, अब एक संख्या ये हो गया अपरिमेय, अब दूसरा अपरिमेय निकालना है तो √2 + √3 और बटा 2, इसमें जोड़ देंगे बाद वाली संख्या √3 और बटा में, और फिर 2 से भागा देंगे ना, ऐसे जुड़ते जाएगा और पता नहीं कितनी सारी, जितना बार जोड़ेगा उतना बनाएगा, ठीक है ना। इसलिए कोई भी 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। तो परिमेय संख्या के बीच भी अनंत और 2 अपरिमेय संख्या के बीच भी अनंत। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत या अनगिनत एक ही चीज होता है ना। आगे आ जाओ बी में कहता है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है? सुनो तो याद करो, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो एक मान लो संख्या, जैसे एक क्या है? परिमेय संख्या है
एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या। और एक संख्या ले लेते हैं, मान के चलो, देखो कितना पता है, अरे मान लो कितना हमको पता नहीं है, इसके बीच लगभग मान के चलो अनंत अपरिमेय संख्या है, तो इसे ज्यादा, सॉरी परिमेय, ये वास्तविक संख्या का, देखो एक वास्तविक संख्या, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है, इसके बीच अनंत संख्याएं हो सकती है, इसको बढ़ा करके मान और भी ज्यादा ले सकते हैं, तो कहा नहीं सकते हैं कितना है, जितना मान बढ़ाएंगे उतनी संख्या हो जाएगी, जितना कम करेंगे उतना कम संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही पूछता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है, ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। देखो इसको रटना नहीं है, बार बार बोल रहा है, समझ के लिखना है। सी में देखो क्या करता है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है, वही है दो वास्तविक संख्या, एक का मान के चलो 2 और दूसरा इतना है, ठीक है, इसके बीच कितनी अपरिमेय संख्या, √2, √3, √4, √5, √7, √10, √11, ये सब क्या है, सब अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। जब हमको पता नहीं हो कितना लिखो तो उसका भी अनंत ही होगा, अनंत या अनगिनत से होता है। और जो डी में कहता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय, याद करो समुच्चय मतलब सेट, ठीक है, उसका ग्रुप। तो परिमेय संख्याओं का जो ग्रुप होता है, परिमेय संख्या कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सब परिमेय संख्या है। तो इन परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है, ध्यान सुनना। कहता परिमेय संख्याओं के समुच्चय, जैसे परिमेय संख्या कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना, ये परिमेय संख्या। और अपरिमेय किसको बोलते हैं, जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, फिर वो परिमेय हो जाएगा। √5, √6 भी होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान से बोलो, ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय। अब बताओ, कहता है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बीच इन दोनों का जो समुच्चय है, सेट है, उसमें कितनी संख्या उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का इंग्लिश होता है कॉमन, हिंदी नहीं जानते लेकिन इंग्लिश जानते हो, कॉमन। कॉमन मतलब मिलने वाला, है ना, कॉमन मतलब मिलने वाला। अब बताओ ये दोनों में से कोई मिलता है, तो पूछ रहा दोनों में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है, एक भी नहीं। कोई होगा एक भी संख्या उभयनिष्ठ है, नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर ई। कहता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय, परिमेय संख्याओं के समुच्चय। देखो ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और दूसरा बोलता है अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। सुनो, ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो दोनों को मिला के क्या करते हैं, यही पूछ रहे हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, एक प्रकार का वास्तविक संख्या है, एक प्रकार का वास्तविक संख्या है। तो दोनों के सेट को जब मिला देंगे तो कहेंगे ना, देखो इसको भले ही परिमेय कहेंगे, इसको भले ही अपरिमेय कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग वास्तविक संख्या भी तो कर सकते हैं, इसको भी तो वास्तविक संख्या कह सकते हैं, है ना। तो ये दोनों का सेट का सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, ठीक है ना। ये दोनों को मिला करके बस, जैसे मान के चलो विज्ञान 2 प्रकार का होता है ना, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस, है जिसको लाइफ साइंस बोलते हैं हम लोग। तो दोनों को मिला के विज्ञान बोलता है कि नहीं। उसी प्रकार से जब एक वास्तविक संख्या के 2 भाग, परिमेय और अपरिमेय, तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे, क्योंकि दोनों का मिल के है। तो इसको बोलेंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आज एक करता है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या के, देखो ये सारे अपरिमेय संख्या, ध्यान देना इस तरह, ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बोलता है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। संगत मतलब उसी के लिए, संगत मतलब उसी के लिए। अब बताओ जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है, क्या उसके संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। जैसे अपरिमेय संख्या, हम संख्या रेखा बताने लिखने के लिए बता दें, तो ये संख्या रेखा होता है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ऐसे -1 और इधर माइनस, ऐसे करके होता है ना। तो कहता है कि एक अपरिमेय संख्या के लिए भी पूछ रहा है,
कि संगत बिंदु होता है कि नहीं होता है। तो जैसे मान के चलो √2 है, इसका वर्गमूल होता है 1.414 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इतना आएगा, क्या इसके लिए कोई संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है या नहीं? तो हमको तो लगता था इसको कहीं कहीं भी दर्शाएंगे, एक यहाँ है, 2 यहाँ है, भले ही इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये अनफाइनाइट तक है, पता नहीं है, अशांत है, तो इसके लिए मान तो होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन जरा सोच के ये आखिर कितना भी चल जाएगा तो एक से बड़ा और 2 से छोटा ही रहेगा ना, एक से बड़ा और 2 से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे मान एक से बड़ा 2 से छोटा है भी तो संख्या रेखा पर, भले ही हमको पता नहीं कि कहाँ पे दर्शाएंगे, पता है नहीं, लेकिन दर्शाएंगे इतना कंफर्म है कि 1 और 2 के बीच में ही अगर ये मान कभी शांत हो गया किसी प्रकार से, होगा नहीं लेकिन किसी प्रकार से हो गया, तो दर्शाएंगे कहाँ, 1 और 2 के बीच, ही तो कंफर्म है ना। इसलिए पूछता है कि क्या संख्या रेखा पर इसके संगत कोई एक बिंदु होता है? तो हाँ होता है। और वो बिंदु कहाँ होता है कंफर्म नहीं, वो बिंदु लेकिन 1 और 2 के बीच में होता है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में होता है। इसलिए पूछा जाएगा क्या होगा, तो लिखेंगे हाँ होगा। पूछेगा क्या इसका निश्चित बिंदु है, तो नहीं, लेकिन हाँ एक बिंदु होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछता है, देखो निश्चित नहीं लिखा है, इसलिए बोला कि क्या एक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो हाँ होता है, लेकिन निश्चित बिंदु नहीं होता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4 है ऑप्शन, 4 क्वेश्चन A, B, C और D, ये सारे को हम लोगों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो कल सारे लोग याद करके प्रकार कल जरूर होना चाहिए, ठीक है, बिना प्रकार के ये नहीं दर्शाया जा सकता, ठीक है। प्रकार और पेंसिल और इंच ये जरूरी होना चाहिए कल, तो कल इसको बता देंगे और उसके बाद 1 का C में हम लोग कल प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको छाप सकते हो, ये नीचे और मत छापने, समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना, ये समझाने के लिए बताया था, बाकी ये बस लिखना ही है, लिखो।